हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 जो हमारा हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं सीरीज़ में कि हर प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चंस लेंगे और ये 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट टॉपिक से होंगे ताकि हमारे सारे टॉपिक जो हैं वो डेली बेसिस पे रिवाइज होते जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ मीटिंग 4.25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल्स, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्लियर। सो एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। तो यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है, यानी कि आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। और परसेंटेज फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, 4/25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। सो 25 1 25, 25 4 100। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16%। यानी कि ये जो महिलाएँ हैं वो टोटल जो भी मेंबर्स हैं उनके कितने परसेंटेज हैं, 16%। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये न्यू सीरीज़ पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉप रिड्यूस इट्स प्राइजेज बाय 10%। एक शॉप ने प्राइजेज रिड्यूस किया है अपने जो आइटम्स हैं उनके पास 10%। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम विच वॉज प्रीवियसली सोल्ड फॉर ₹500। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। यानी कि पहले वो कितने में बेची जाती थी चीज़, 500 रुपये में। अब उन्होंने क्या किया कि 10% की जो अपनी आइटम्स हैं उनमें कीमतों में कमी कर दी है। तो अब उनको न्यू प्राइस आपको बताना है। सो हम क्या करेंगे, जो पहले ऑलरेडी प्राइस 500 था उसको हम क्या करेंगे, 10% फाइंड कर लेंगे कि इसका 10% कितना होगा। सो 10% होगा इसका ₹50। अब इस 50 का मतलब क्या हुआ, ये वो प्राइस है जो रिड्यूस कर दिया गया है। तो रिड्यूस का मतलब क्या होगा, जो टोटल प्राइस में से हम इस रिड्यूस प्राइस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 450, यानी कि अब उस आइटम का न्यू प्राइस कितना हो गया, ₹450। सो चेक आउट योर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अगेन करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में आपको डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो गिवन बिलो इज ए डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। इस क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी गई है। रेंज हिंदी में कहें तो हम परिसर, हिंदी में परिसर कहते हैं इसको। तो पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ कि पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको अरेंज करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे लिख के तब कैसे सॉल्व करेंगे, और डायरेक्ट मैं करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, -8, यहीं से देख लेते हैं। देन -6 -2 देन 0 2 3 4 5 एंड 8। अब अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का मतलब नहीं देखना है आपने, सिर्फ 8 और 8 को ही देखना है। तो 8 + 8 कितना हो गया हमारा, 16। सो चेक आउट योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बोल रही थी सेकंड मेथड कि हम इसको बिना अरेंज किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मीनिंग पता है रेंज का। रेंज का मतलब क्या आता है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -8 है। और अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें तो 8 है। तो हम डायरेक्ट भी तो ऐड करके आंसर लिख सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना हो। तो एग्जाम में जितना टाइम आप बचा सकते हैं, बचाना है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम। एक कॉइन को 10 बार उछाला गया है एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व। तो ये आउटकम मिली है आपको। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब देखिए यहाँ पे H और T दिखाई दे रहा है आपको। इस H का मतलब होता है हेड और T का मतलब क्या है, टेल है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछनी गई है किसकी, हेड की। हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं एक बार। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। तो आपको बताना है किसकी प्रायिकता बतानी है, हेड आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो अब हेड आने की प्रायिकता जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, किसकी बात चल रही है, प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो टोटल, नीचे हम लिखते हैं जो टोटल आउटकम्स होती हैं, ठीक है, और ऊपर जो फेवरेबल हमारे केसेस होते हैं। ठीक है, अब फेवरेबल केसेस का मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में पूछा गया हेड। अब देखिए काउंट करेंगे हेड कितनी है, 1 2 3 4 5 6।
और कितनी बार उछाला गया था 10 टाइम्स, तो ये टोटल केसेस तो 10 ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 अपॉन में क्या आ गया 10। अब देखो 6 अपॉन 10 में आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, सो योर आंसर इज 3 अपॉन 5। चेक आउट योर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चन है तो आपको करने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। अब देखिए ज्योमेट्री का पार्ट आ गया। अब पूछा गया आपसे 3D शेप दिखाई दी है आपको, तो इसमें किसका वर्टेक्स नहीं होता। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, हम पॉइंट की बात, कॉर्नर की बात करें, मान लो मैंने स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, ये इसके क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं। इनमें से कौन सा है जिसके वर्टेक्स नहीं होंगे। स्फीयर, अब स्फीयर इस तरीके का होता है, वर्टेक्स हैं, ऑप्शन आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। तो ये गोला। अब देखो पिरामिड है, प्रिज्म है, कौन, सबके क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ 5/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/7 की पावर -3 देन 5/7 की पावर 5x - 2 इज़। तो ये आपसे दिया गया, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो इनका x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस की, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारा बेस इक्वल हो, सपोज करो a की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे a की पावर क्या कर दिया 3 कर दिया, तो ये क्या होती है पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 5, या मैं एज ए फॉर्मूला लिखूँ a की पावर b मल्टीप्लाई बाई a की पावर c, तो ये इक्वल टू होगा a की पावर b प्लस c के इक्वल टू, ठीक है। और अगर हम बेस, अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, मैं सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। 5/7, अब ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस माइनस के 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5/7 5x माइनस के 2। अब ये क्या बन गया 1, तो जब बेस सेम हो जाते हैं तो ये पावर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या आ गया हमारा 4 - 3 1 इज इक्वल टू 5x माइनस के क्या हो जाएंगे 2। सो 5x इज इक्वल टू में क्या हो गया 3, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3/5। दिस इज योर आंसर। चेक आउट योर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ दिस इज़, यानी इस वैल्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं ना, तो हमेशा इसको हम लेफ्ट साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं, इस पार्ट से राइट साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं। जो बिल्कुल अंदर का रूट होता है उसको हम पहले सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये आ गया 91 प्लस अंदर कितना है 70 प्लस, अब 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आ गया 11 अगेन। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 91 प्लस 70 और 11 कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल 81। अब 81 की बात करूँ तो 9 स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट 91 प्लस 9, तो ये कितना बन गया 100, और हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। गिवन 7y मल्टीप्लाई बाय 6, आपको जो रिजल्ट में मिलेगा वो तीनों ही y होंगे, यानी कि अब हम ये देन द वैल्यू ऑफ y इज़, तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे y को क्या पुट करें कि रिजल्ट में भी सारे y ही मिले। तो हमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमेशा वो बाय ऑप्शन ही सोल्व किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे y के प्लेस पे वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर ए ले लेती हूँ, 7 y के प्लेस पे क्या पुट किया 2, तो यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 2 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 2 12 कैरीज 1, 6 4 7 42। अब 42 प्लस 1 43 आ गया यहाँ, तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7 और यहाँ पे क्या आएगा 8 और यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 8 ज़ा यहाँ 48 हो गया, 4 कैरी आ गया, 6 7 ज़ा 42 और 4 46, तो ये भी नहीं आया, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे 8 8 आने चाहिए थे। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 76 और यहाँ पे 6 6 ज़ा 36 कैरी इज 3, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 47, अगेन यहाँ पे 6 6 नहीं आया, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका 7 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ा 24 24 2 इज़ कैरी, 6 7 ज़ा 42 एंड 2 44, तो देखिए यहाँ पे सारे ही वाई वाई आ गए ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो हमेशा लास्ट से ही चेक करना शुरू कीजिए। क्या होता है कि वो बच्चे को ना उलझाना चाहता है, जब देखो हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमारा टाइम वेस्ट हुआ ना, तो हमेशा आप इसे लास्ट से ही ट्राई किया करें जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ए पार्क 784 प्लांट्स आर अरेंज सो दैट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रो, सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज़।
एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपको पूछी गई है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, 784 का स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता दूंगी भी आपको। ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 8 4, 2 में 2 ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि 384 आना चाहिए, तो 8 हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 1 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपसे प्रीवियस जो भी 2 क्वेश्चंस पहले हमने किए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं 30 तक तो काफ़ी बेनिफिशियल थे। अब देखो 784 है, अगर आपको याद होता तो आप 1 सेकंड में ही आंसर लिख देते 28। ठीक है, तो एक और तरीके से मैं आपको बताने वाली थी, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ क्यू इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स पी देन पी इज़। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, कहता है कि जो क्यू है ना वो स्क्वायर है किसका, नेचुरल नंबर पी का, देन पी इज़। यदि क्यू एक प्राकृतिक संख्या पी का वर्ग है तो पी क्या है। अब इसको ना हम फटाफट लिख के देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब क्यू इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी पी है कोई नंबर, उसका स्क्वायर क्या आ रहा है इक्वल टू में क्यू क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसे ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेटर देन क्यू। अब देखो पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द स्क्वायर ऑफ क्यू, क्यू का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, अगर मैं क्यू का स्क्वायर रूट कर दूँ तो वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकती हूँ ना, पी इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, एक ही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, क्यू से बड़ा, क्यू का वर्ग या क्यू का वर्गमूल। ठीक है, तो क्यू के बराबर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैं वैसे तो बहुत सिंपल था, एक्चुअली मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने ये रॉन्ग कर दिया था, लेकिन अब अगर मैं पढ़ रही हूँ तो पता लग रहा है कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस उस टाइम कहते हैं ना कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हावी हो जाता है हम पे। तो आप जब भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि इस सीरीज़ ध्यान से देखिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा आपका सीईटी का तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।